आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड देने वाले उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एथोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि व्हाट इज़ द एथोलॉजी द स्टडी फॉर। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी पे आप टिक लगा दो। एनिमल बिहेवियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आधुनिक प्रणाली व्यवहार विज्ञान के संस्थापकों में से एक किसे माना जाता है। लो मानो, मानने में क्या जा रहा, मान लो ना, रियल आंसर है यार। सी पे टिक लगाओ। कोनार्ड लोरेंज किसको माना जाता है, कोनार्ड लोरेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सी अवधारणा उस व्यवहार को संदर्भित करती है जो जन्मजात है। ये ध्यान देना, जो कैसी है, जन्मजात है और एक विशिष्ट उत्तेजना से उत्पन्न होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, छापना, निश्चित क्रिया पैटर्न या कंडीशनिंग। सी पे आप टिक लगा दो। निश्चित क्रिया पैटर्न इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े प्यार के साथ में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार छाप लगाने से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार छाप लगाने से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। साइकिल चलाना सीखना या बत्तखें अपनी माँ का पीछा कर रही हैं। यार राइट ऑप्शन है छाप वाला है। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो। लग रहा है ना ऑप्शन राइट, या ये भी नहीं लग रहा आपको। अरे यार चारों ऑप्शन में से कोई तो लग रहा होगा ना, वो यही वाला है, बत्तखें अपनी माँ का पीछा कर रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों के बेगल नेत्रिय का अध्ययन किया। हाँ ये तो पता है कि यार जो मधुमक्खी होती हैं वो बेगल डांस करती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी, कि यानी कि बेगल नेत्रिय पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें मधुमक्खी भी होगा, वो टिक लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस साइंटिस्ट ने पता लगाया था, वो है ये जो है ना, ये वाले जो है कार्ल वॉन फ्रिस्क इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्मजात व्यवहार का उदाहरण है। यार जन्मजात व्यवहार का उदाहरण, एक पक्षी घोंसला बना रहा है। पक्षी सीखते नहीं यार, एक पक्षी पैदा हुआ और बड़ा हुआ और ले घोंसला बनाना शुरू कर दिया। एक पक्षी घोंसला बना रहा है। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोनोथेरेपी में शामिल है। जल्दी बताओ, क्रोनोथेरेपी में शामिल है। क्रोनोथेरेपी में शामिल है यार, क्रोनोथेरेपी। पहले जरा चारों ऑप्शन पढ़ो प्यार के साथ में। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ो अच्छे से। पढ़ लिए? ठीक है सर, पढ़ लिए। अब आगे बताओ। चलो साहब, चारों ऑप्शन पढ़ लिए। अब देखो, शरीर का जैविक लय के आधार पर दवा देने का समय, या लंबे समय से बीमार रोगियों के इलाज के लिए दवा का उपयोग करना। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ। तो ये जो है ना, बी पे आप टिक लगा दो। शरीर का जैविक लय के आधार पर दवा देने का समय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदत से मजबूर हैबिटेशन का 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। आदत जो होती है, आदत को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ए पे टिक लगा दो, बार बार संपर्क में आने के बाद उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया में कमी। ये इसका राइट ऑप्शन है। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, जैसे इनने ये क्वेश्चन में ये लिख दिया कि बार बार संपर्क में आने के बाद उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया में कमी को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा तुम्हें 4, उसमें आदत भी होगी, हैबिचुएशन, ये है ना। तो राइट ऑप्शन यही वाला होगा, आदत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में डीकम्पोजर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में डीकम्पोजर कौन सा होता है। तो डीकम्पोजर जो होते हैं ना, एक तो बैक्टीरिया होते हैं और एक कवक होता है। ये दोनों के दोनों डीकम्पोजर होते हैं, यानी कि अपघटक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएं। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो आपदाएं हैं, चाहे वो भोपाल गैस त्रसदी हो, अजी जोन सी भी आपदा हो, पढ़ लेना अच्छे से सारे क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन उन्हीं आपदाओं से आने वाले हैं।
ठीक है। चलिए कुछ मैंने लिए हैं इस लेक्चर में भी, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय स्थित है, वो है तुम्हारे पास ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। UNEP का अर्थ है, वो UN ये वाला UNEP का अर्थ है, यह संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 12। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व में किस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों की सख्ती से अनुमति नहीं है? तो ऊपर के सभी ये टिक मत लगाना, कभी एग्जाम पेपर में देखो ये सभी अप्रोच सभी, वैसे राइट ऑप्शन लगभग वही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है ना कोर जोन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अब ये मत समझना कि क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। घटती जनसंख्या में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना देखी जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन डाइमिनिशिंग पॉपुलेशन? कलश के आकार का और जिन बच्चों को MJPRU का पेपर मिल जाए, ठीक है, वो मेरे पास भेज देना इस नंबर पर 8077554870। भेजना ही भेजना है, ठीक है, पक्का भेज देना आप जिसको भी पेपर मिले, क्योंकि हर एक कॉलेज जो है ना पेपर देता नहीं है, वहीं पे जो आपकी आंसर सीट होती है उसी के साथ जमा करवा लेते हैं। जिनको भी मिलता है वो भेज देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन दो अलग अलग समुदायों के अलगाव को परिभाषित करता है? इकोटोन इज अ राइट ऑप्शन, 15 का भी डी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। जनसंख्या में व्यक्तियों के नए व्यक्तियों को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? जन्म दर में वृद्धि यानी कि नेटालिटी कहा जाता है, ठीक है, नेटालिटी कहलाता है। और नेटालिटी से इस साल भी आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन फंसेगा पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम से पहले पढ़ के जाना इस लेक्चर को, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे, ठीक है, जब बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ, आएंगे तो आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। वन्य जीवों व उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण की प्रथा को कहा जाता है? द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रेसर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटट्स इज नोन एज। संरक्षण ही कहा जाता है, और क्या कहोगे? कंजर्वेशन बोल दो यार, क्यों डरो यार, तुम जिम करो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा। वन्य जीवों के आवास के नुकसान का प्राथमिक कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं? नहीं। जलवायु परिवर्तन? नहीं। सी पे टिक लगा दो। वनों की कटाई और शहरीकरण, ये सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, तो यही टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? विश्व स्वास्थ्य संगठन? अबे वाह, क्या बात है, ये वाला IUCN इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो IUCN होता है ना, यही जो है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, IUCN इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। बी पे टिक लगा दो। किसी भी ऑप्शन में अगर IUCN दिखाई दे टिक मार देना उस पर, वही राइट ऑप्शन होगा पक्का, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख प्रजाति माना जाता है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना पेरी कुत्ता, यही राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम किस देश में अधिनियमित किया गया था? ठीक है, लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम किस देश में अधिनियमित किया गया था? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। यहाँ बी पे टिक लगा दो, संयुक्त राज्य अमेरिका इज अ राइट ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। वन्य जीव गलियारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हैं? अरे भैया प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हाँ है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, पर है क्या यार? बी पे टिक लगाओ। वन्य जीवों को खंडित आवासों के बीच प्रवास की अनुमति देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। समुद्री वन्य जीवन के लिए मुख्य खतरा क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिए, अब इसका ज़रा आंसर दो। अत्यधिक मछली पकड़ना। अब यार अगर तुम छोटी छोटी मछली पकड़ लोगे तो फिर बड़ी मछली कहाँ क्या खाएंगी? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो समुद्री वन्य जीवन के लिए मुख्य खतरा क्या है? एक तो अत्यधिक मछली पकड़ना, और दूसरा प्लास्टिक पोल्यूशन जो होता है, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण। ये जो है राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। चलिए 24 देखो जरा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है?
वन है, पशु है, मिट्टी है, महासागर। यहाँ डी पे टिक लगाओ, महासागर ओशियंस जो होते हैं ना, वो इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। आप बी पे टिक लगा दो। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ऐसे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछ ले, आपका काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था, याद कर लो ठीक से। टाइगर यानी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। चलिए 27 देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अच्छा, कौन कौन लखीमपुर खीरी का, मुझे ज़रा कमेंट जरूर करना। बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 देखते हैं, किस प्रकार का प्रदूषण विभिन्न श्वसन रोगों का कारण बनता है? विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कैसेस वेरियस रिस्पायरेटरी डिसीजेस? तो वायु प्रदूषण, क्योंकि यार सांस के साथ जब जाता है तो वायु, तो वही तो होता है, वायु प्रदूषण ही होगा इसका राइट ऑप्शन। अब मैं क्या समझाऊँ आपको। चलिए 29 देखते हैं, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मेघालय जिले में स्थित है। सिंपल सी बात है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, प्रजातियों की उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा व संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इन सीटू और एक्स सीटू, ये दो ऐसे हैं, ठीक है, जिनसे हर साल हर एग्जाम पेपर में, जूलॉजी पेपर सेकंड के क्वेश्चन 1 या 2 फंसता जरूर है। 2 या 3 क्वेश्चन इस साल ही पक्का फंसेंगे। जब आप प्रजातियों को उनके मूल स्थान पर रखकर उनका संरक्षण करते हो तो उसको आप इन सीटू कहते हो, और जब वहाँ से हटा के किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण करते हो तो उसको आप एक्स सीटू कहते हो। तो यहाँ पर आप इन सीटू पे टिक लगा दो, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 31 देख लेते हैं, वे कौन से प्रजातियाँ हैं जो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हैं और कहीं और नहीं पाई जाती? स्थानिक प्रजातियाँ जो होती हैं वो एक विशेष क्षेत्र में सीमित होती हैं। 32 देखते हैं, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। सी पे आप टिक लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। अब पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन क्या पढ़ाऊँ यार, इतने लेक्चर मैंने डाल रखे हैं जूलॉजी के सारे देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहो, रिपीट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आपने पढ़ रखे हैं, कुछ नए क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्कैडियन लय का उदाहरण है? क्वेश्चन ये भी वही हैं पर बहुत घुमा फिरा के। निम्नलिखित में से कौन सर्कैडियन लय का उदाहरण है? तो ये जो नींद जागने का चक्कर होता है ना 24 आवर वाला, ये जो है सर्कैडियन लय। और हर लेक्चर में मैं बताता हूँ सर्कैडियन लय से 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। जितने भी मिले आपको 2, 3, 4 मिलेंगे ज़रूर सर्कैडियन लय से, आते ज़रूर है। चलिए बी पे टिक लगा, सी पे आपने टिक लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आंतरिक जैविक घड़ी मुख्य रूप से मस्तिष्क की किस संरचना द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो होती है सुप्रेकैस्मेटिक न्यूक्लियस, इज द राइट ऑप्शन। जब पढ़ने बैठोगे मन लगेगा तो चाय अगर पास में रखी होगी तो उसे भूल जाओगे पीना, पहले कहोगे यार लेक्चर देख लूँ, पढ़ लूँ। और कंडीशन वही बनी हुई है क्योंकि पेपर अब आने वाला है, जितना पढ़ोगे इतना फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 है, 24 घंटे से अधिक लंबे चक्कर के साथ होने वाली लय को क्या कहते हैं? ये पता है तुम्हें, सर्केडियन लय कहते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर जैविक लय नहीं माना जाता? दिल का धड़कना, हार्ट बीट को जो होता है वो जैविक लय नहीं माना जाता, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, आदतन से मजबूर, आदतन का एक रूप माना जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग या संचालक कंडीशनिंग या गैर सहयोगी शिक्षा या सहयोगी शिक्षा? सी पे टिक लगा दो, यानी कि गैर सहयोगी शिक्षा। ये आदत होती है ना, कोई मुंह को टेढ़ा कर लिया यूँ करके, किसी को आदत पड़ गई बालों पे हाथ मारने की, अरे ये तो अपनी नॉर्मल लाइफ में जो जानवर होते हैं यार वो भी तो उनके अंदर भी तो आदत होती है, वो भी सीखते हैं दूसरों से, है नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सी पे टिक लगा दो। 38 देखो, कौन सा हार्मोन नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? वो है मेलाटोनिन, इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, मेलाटोनिन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 39, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। निम्न में से कौन क्रोनोथेरेपी दृष्टिकोण का उदाहरण है? यानी कि दिल के दौरे के जोखिम को कम करने के लिए सुबह एस्पिरिन का सेवन करना क्रोनोथेरेपी दृष्टिकोण का उदाहरण है। क्रोनोथेरेपी ध्यान देना, जीवाणु प्रतिरोध को रोकने के लिए रात में एंटीबायोटिक देना। तो 39 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए यार, जल्दी बताओ।
या फिर दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शाम को कीमोथेरेपी दवाई देना। हाँ, ये सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है ना। सी पे आप टिक लगा दो और एक साथ सबको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्रोनो मेडिसिन को प्रभावित करने वाली सबसे आम जैविक लय है। क्रोनो मेडिसिन को प्रभावित करने वाली सबसे आम जैविक लय है, तो 40 का भी सी नंबर होना चाहिए, सर्केडियन लय। मैंने क्या बताया, हर एग्जाम पेपर में सर्केडियन लेके 3 या 4 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। आप कोई सा भी लेक्चर उठा कर देख लो, सर्केडियन लय पक्का मिलेगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, क्रोनो फार्माकोलॉजी शब्द का तात्पर्य है, यही वाला है, ए पे टिक लगा दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टाइम बहुत होता है आपके पास, 1 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हो, दे तुक्का ले तुक्का वो तुक्का ये तुक्का। जिनको आता है वो तो बड़ा सोच समझ के लगाते हैं। देखो तुक्के मारने का भी तरीका होता है, पहले आराम से पढ़ो ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शन पढ़ो अच्छे से। जो ऑप्शन नहीं आ रहा, लग रहा है कि यार जो ऑप्शन तुम्हें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है टिक मार दो, ऐसे ऐसे करके हिसाब से करके आया करो। तो दवाएं जैविक लय के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती हैं, इसका अध्ययन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, दवा देने के समय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो साहब वो है दिन के समय के आधार पर दवाओं की प्रभावशीलता अलग अलग हो। ठीक है, ये जो है बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, निम्नलिखित में कौन लुप्तप्राय प्रजाति का उदाहरण है। जो ये विशाल पांडा है ना, ये लुप्तप्राय प्रजाति का एक एग्जाम्पल है, विशाल पांडा। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब प्रवासी प्रजाति क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये साइबेरियन क्रेन होता है ना, इसी को हमने क्या काम करा, प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है, साइबेरियन क्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, कचरा आ गया। कचरे के 3 या 4 क्वेश्चन पूछा, अरे ज़्यादा ही पूछेगा और भी यार। प्लास्टिक कचरे को एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा माना जाता है क्योंकि यह बीपेटिक लगाओ, इसकी गैर बायोडिग्रेडेबिलिटी और पारस्परिक यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में संचय इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों 46, पारा और सीसा जैसी भारी धातुएं मुख्य रूप से पर्यावरणीय खतरा, बहुत बड़ा खतरा है यार। तो ये औद्योगिक अपशिष्ट और खनन गतिविधियां इज अ राइट ऑप्शन, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। अब दिखाई दे रहा है, नहीं क्या बात है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सर। सामुदायिक पारिस्थितिकी में आला शब्द का क्या तात्पर्य है। डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा दूं, बी पे टिक लगा दो। एक जीव अपने पर्यावरण के भीतर जो भूमिका या कार्य निभाता है वही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, पारिस्थितिक उत्तराधिकार में किसी आसान क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाली पहली प्रजाति कौन सी है। वो है तुम्हारे पास पिनोनियर स्पीसीज यानी कि अग्रणी प्रजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजाति समृद्धि का तात्पर्य है यानी कि स्पीसीज रिचनेस रिफियर्स टू, यानी कि एक समुदाय में व्यक्तियों की संख्या नहीं है, एक समुदाय का कुल बायोमास नहीं है। हाँ, सी पे टिक लगा दो। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी कि बात यह है, बस यही है। तो 49 का राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दिया, एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। यार एक तो ऑप्शन बड़े लंबे लंबे दे रखे हैं। प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत में 2 प्रजातियां जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत में 2 प्रजातियां जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, वो हैं तुम्हारे पास, एक प्रजाति दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेगी जिससे कम प्रतिस्पर्धी प्रजातियां बाहर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुख्य रूप से एक पारिस्थितिकी तंत्र में डीकम्पोजर के रूप में कार्य करता है, चाहे वो कवक हो केंचुआ हो, ये दोनों के दोनों डीकम्पोजर होते हैं यानी कि अपघटक होते हैं। गिद्ध नहीं होता, गिद्ध पहले कभी देखे जाते थे अपने एरिया में, अब अपने एरिया में गिद्ध की मात्रा बहुत नहीं पाए जाते हैं, ऐसा मांगे चलो है ही नहीं यार। 52 देखते हैं, बायोमास शब्द का तात्पर्य है। बायोमास शब्द का तात्पर्य है यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता, यही क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। 52 का सी नंबर पे टिक लगाओ, यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रैफिक स्तर दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की आहार स्थिति, हाँ यही राइट ऑप्शन है 53 का भी सी लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54,
ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन फिकेशन जो होता है ना, ये वाला सी पे आप टिक लगा दो, ये कार्बन साइकिल का कोई हिस्सा नहीं है, ये नाइट्रोजन साइकिल होती है। 55 देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं वो होता है तुम्हारे पास नाइट्रिफिकेशन है। नहीं यार, तो 55 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यही है हैं, ये सी नंबर है, नाइट्रोजन आत्मसात, नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए 56, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है। पौधे और शैवाल जो होते हैं ना, वो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। अब शाकाहारी, मांसाहारी, डिकम्पोजर, पौधे ही बचे, अब उसमें शैवाल भी जोड़ दिया, तो पौधे और शैवाल इज ए राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57। पढ़ो पहले ज़रा क्वेश्चन को, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन चुनने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है। श्वसन जो होता है ना, ये वायुमंडल से कार्बन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है। अरे ले ना बेटे ना, ये है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड को काय में चेंज कर देती है, ऑक्सीजन में चेंज कर देती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है। 58 देखते हैं, कौन सा भौतिक कारक मुख्य रूप से पृथ्वी पर बायोम वितरण को निर्धारित करता है। मिट्टी की संरचना, हवा पैटर्न या जल निकायों के प्रति तापमान और वर्षा। सी पे आप टी लगाओ, तापमान और वर्षा, यही राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। वो गया था अर्नेस्ट हैकेल इज अ राइट ऑप्शन। ये तो आते ही आता हर साल यार, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को कहा जाता है। समुदाय कहा जाता है, जनसंख्या नहीं, समुदाय कहा जाता है। 60 का या जनसंख्या कहा जाता है भाई, जनसंख्या या समुदाय क्या कहोगे आप? जनसंख्या कहा जाता है यार, पॉपुलेशन इज अ राइट ऑप्शन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकतम जनसंख्या आकार को संदर्भित करता है जिसे एक पर्यावरण उपलब्ध संसाधनों के साथ समर्थन दे सकता है। सारे पेपर, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हुए हैं, ये ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकतम जनसंख्या आकार को संदर्भित करता है जिसे एक पर्यावरण उपलब्ध संसाधनों के साथ समर्थन दे सकता है। वो कैरिंग कैपेसिटी। अगर किसी ऑप्शन में वाहन क्षमता दिखाई दे जाए ना, बस वही टिक लगा देना, ये राइट ऑप्शन है, वाहन क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। जैव विविधता शब्द का तात्पर्य है, यानी कि ए नंबर लगाओ, किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 62 का कौन सा नंबर है हमारा? ए पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोम शब्द का तात्पर्य है, अरे यार क्या है? ए पे टिक लगा दो। समान जलवायु और वनस्पति साझा करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा समूह, ये बायोम शब्द का तात्पर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय चक्र का उदाहरण है। फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो वायुमंडलीय चक्र के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक तो नाइट्रोजन साइकिल और एक कार्बन साइकिल, मतलब बी और सी दोनों। डी पे आप टिक लगा दो, दोनों बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्राथमिक भंडार क्या है? जल्दी बताओ। जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्राथमिक भंडार क्या है? तो वो है तुम्हारा वायुमंडल। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। सी पे आप टिक लगा दो, वायुमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया अरे ना मेरे बेटे ना, इतने ऊपर ना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है? खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी और खाद्य जाल आपने पढ़ा होगा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है भाई? उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर तृतीयक एंड चतुर्थ उपभोक्ता आते हैं। सब पढ़ रखा है? हाँ, अब बताओगे जरा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है? बताओ। घास प्राथमिक उपभोक्ता है, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, या सांप प्राथमिक उपभोक्ता है, या बाज प्राथमिक उपभोक्ता है? बताओ। जो शाकाहारी होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। हिरन हो गया, अजी बकरी हो गई कि तोड़ के पेड़ों के पत्ते बकरी को खिला दिए हैं। यहाँ बी पे टिक लगा दो, खरगोश इज द राइट ऑप्शन। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद में सांप द्वितीयक उपभोक्ता, फिर बाज तृतीयक उपभोक्ता है। ऐसी बड़े मांसाहारी जंतु तो चतुर्थ उपभोक्ता में पहुँच जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। एक ही क्षेत्र में रहने वाले और एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों
के समूह को कहा जाता है, ये कहा जाता है कम्युनिटी, समुदाय कहा जाता है। अरे समुदाय कैसे बनता है, वो यही है समुदाय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक का उदाहरण है? तो तापमान जो है ना, ये एक अजैविक कारक है, बाकी कवक, बैक्टीरिया, पौधे ये सब जैविक कारक होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। 69 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि को सीमित कर सकता है? तो ये रोग और परजीवीवाद, ये जनसंख्या वृद्धि को सीमित कर सकता है। ठीक, अरे बड़ा इजी पेपर है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। 70 देखो जरा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट यही से। 71, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह का पैटर्न होता है, लीनियर होता है। घास की ऊर्जा जो जाती है 10% एनर्जी घास से जाती है। हिरन मान लो, फिर शेर मान लो, ठीक है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, वो लीनियर होता है, रेखीय होता है, यानी कि एक रेखा में ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, विजिजक। चलिए 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को संदर्भित करता है? और वह है तो हमारे पास इकोलॉजी पे टिक लगा दूँ। 72 का बी पे आप टिक लगा दें। अरे लगाने की ना, लगाई दो बेझिझक। 72 बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा 73। पहले क्वेश्चन पढ़ो जरा आराम के साथ में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अबे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करेंगे तभी तो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है और जल वगैरह उत्पन्न होता है, यानी कि एनर्जी उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है, होती है नहीं होती है। बी पे आप टिक लगा दो, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की आप रासायनिक क्रिया पढ़ लेना, समझ जाओगे सब। क्वेश्चन नंबर 74। दो प्रजातियों के बीच का संबंध जहाँ एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना नुकसान होता है कहलाता है। अरे यार ऐसी तो कोई बात ही ना है। तो सहभोजिता इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा होना चाहिए था दोनों साथ रह में और दोनों को लाभ हो, ऐसा होना चाहिए। चलिए 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंडेमैन के 10% नियम की सही व्याख्या करता है? एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। यही जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 देखो जरा। दो प्रजातियों के बीच का संबंध जहां दोनों को लाभ होता है कहलाता है पारस्परिकता। ये है पारस्परिकता इज ए राइट ऑप्शन, दोनों को लाभ होता है। चलिए 77 देखते हैं। लाइकेन के बीच पारस्परिक संबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लाइकेन का कनेक्शन कवक और शैवाल से होता, तो यहाँ पर जो है 77 का ए पे आप टिक लगा दो, विजिजक। यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78। आज देखते हैं कौन कौन इसका बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन बताएगा। सहभोजिता में वह प्रजाति जिससे लाभ होता है कहलाती है कमेंसल इज ए राइट ऑप्शन। अब तुम सोच रहे हो ये कमेंसल क्या चीज़ है। 79 ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। निम्नलिखित में कौन सा अंतः परजीवी का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोपैरासाइट, यानी कि अंतः परजीवी। फीताकर्मी जो होता है ये वाला सी, ये अंतः परजीवी होता है जो शरीर के अंदर रहकर अपने भोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, चलिए 80 देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न प्रजातियां समान संसाधनों को साझा करने और प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अनुकूलित होती हैं कहलाती हैं संसाधन विभाजन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। शिकारियों के पास अक्सर तीक्ष्ण दृष्टि और पंजे जैसे अनुकूलन होते हैं, जबकि शिकार के पास सुरक्षात्मक अनुकूलन हो सकते हैं, जैसे छला वर्ण इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82। माइकोराइजा कवक और किसके बीच का पारस्परिक संबंध है? माइक्रोराइजा होता है कवक और डॉट 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 किसके बीच का पारस्परिक संबंध है? पौधों की जड़ों के बीच का। ठीक है, माइकोराइजा आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बड़े प्यार के साथ में, बड़े दुलार के साथ में जूलॉजी में पढ़ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो प्रजातियों के विकासवादी परिवर्तन को संदर्भित करता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो यार 83 ये क्वेश्चन बहुत दमदार आ गया, फंसा दिया इसने 83 ने। सह विकास तो नहीं है, को एवोल्यूशन, हाँ यही राइट ऑप्शन होना चाहिए 83 का। अरे यार इस पर लगा दो, सह विकास इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। एक खाद्य वेब में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं क्योंकि अधिकांश जीव एक से अधिक प्रकार के जीव खाते हैं। हाँ यार बात सही है, अधिकांश जीव एक से अधिक प्रकार के जीव खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा 85।
पारिस्थितिक पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, वो ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये ऑलवेज सीधा होता है। ये तो पेपर में आते ही आता, ऊर्जा का पिरामिड इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 86, उल्टे बायोमास पिरामिड पाए जा सकते हैं। उल्टे बायोमास पिरामिड पाए जा सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। मेरा पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही है कि देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आपको करने हैं MGPRU में, और जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है जिसमें भी आप पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हैं। तो कम से कम जो 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, 70 क्वेश्चन पढ़े हुए आपके होने चाहिए। इस तरह की बेजोड़ और दमदार आपको तैयारी करनी है। अब उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, अजीब हैं, लेकिन यार यानी कि 75 में से अगर आपको 70+ क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं तो पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। अरे 20, 30, 40 क्वेश्चन तो ये तो सभी कर देते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी ऐसे देते हैं जो सब कर देते हैं, लेकिन 25, 30 से ऊपर जो क्वेश्चन कर पाते हैं वो वही कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट। ये ध्यान देना इस चीज़ पे, वरना 30, 40 क्वेश्चन नॉर्मली सब लगभग कर देते हैं। तो आपको 70+ की तैयारी करनी है, ना कि 30+ की तैयारी करनी है, समझ गए। 70+ लाने की कोशिश करना। उसके लिए जितना पढ़ सको, जहाँ से पढ़ सको पढ़ लो। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87, प्राथमिक अनुक्रम कहाँ घटित होता है? फटाफट तेजी से बताओ, प्राथमिक अनुक्रम कहाँ घटित होता है कि एक नया बना ज्वालामुखी द्वीप इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88, पारिस्थितिक अनुक्रम के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है जहाँ समुदाय स्थिर और पर्यावरण के साथ संतुलन में रहता? अग्रणी चरण? नहीं, ये नहीं, ये संक्रमणकालीन चरण इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ट्रांजिशनल स्टेज, संक्रमणकालीन चरण इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल निकाय पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाते हैं जिसमें अक्सर शैवाल प्रस्फुटन होता है कहलाती है यूट्रोफिकेशन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 90 देखते हैं, कीटनाशक जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषक स्तरों पर बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। अरे यही तो बोलते हैं यार, पढ़ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? वो है तुम्हारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? तो वायु प्रदूषक जो है ना, वो है तुम्हारे पास यार कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या स्मोक धुआं, या फिर अम्ल वर्षा। तो 91 का राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो आप, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है अभी, उल्टा बायोमास हो गया हमारा। 88 वाला जो है यार, ये जो है ना, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 88 का जो मैंने बताया वही है या थोड़ा चेंज हो सकता है भाई? हाँ यार, ये जो है ना क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो है ना, ये इसका जो राइट ऑप्शन है ये है चरमोत्कर्ष समुदाय, उसका राइट ऑप्शन। सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है। चरमोत्कर्ष यानी कि चरमोत्कर्ष समुदाय इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, सीधे बढ़ते हैं, बाकी सब मैंने बता दिए। 91 हो गया, 92 देख लो। अम्ल वर्षा जो है मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के निकलने के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सर्वहारी क्वेश्चन है। 93 देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किस गैस को बढ़ने से जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से रसायन जिम्मेदार है? आप बोलोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन को कम करना है? वो है तुम्हारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो ओजोन परत से संबंधित होता है, और क्योटो प्रोटोकॉल वो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित होता है। कुछ भी एग्जाम पेपर में फंस सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से तैयारी करना। 96 देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये जो है ना, सौर ऊर्जा, यही राइट ऑप्शन है, यानी कि सोलर एनर्जी। चलिए 97 देखते हैं, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से जुड़ा था? द चिपको मूवमेंट वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वन, और पेड़ से संबंधित था। ये पता ही है ना। अब चिपको आंदोलन के बारे में बड़ा भर के आपको पढ़ रखा है यार, उत्तराखंड की घटना है ये। 98 देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 99 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, ठीक है।
चलिए 100 देखते हैं। रेड डेटा बुक से तो क्वेश्चन नहीं आते ही आता है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN द्वारा या फिर WWF द्वारा? किसके द्वारा दी जाती है? भाई यही है, IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगर कोई ऑप्शन बाई चांस गलत हो गया है धोखेधड़ी में तो सही कर लेना उसको, ठीक है। कि एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि इतने 100 क्वेश्चन में से मिस्टेक हो गई हो पढ़ाते हुए कि यार इसका नहीं ये वाला नहीं, इसका ये होगा, तो आप उसको सही कर लेना। ओके, तो अच्छे से पढ़ो क्योंकि पेपर आपका आने वाला है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, समझना है, पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स, और पेपर ज़रूर भेज देना मेरे पास। ओके।